नमस्कार, स्वागत है आपका मनी लाइन पर। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आज हम चर्चा करने वाले हैं बाजार की तेजी पर। कल भी करी थी, आज भी कर रहे हैं। कल करी थी छोटे मझोले स्टॉक्स पर और आज करेंगे बाजार में ओवरऑल बड़े स्टॉक्स कह दो या फिर ये तेजी आ रही है तो किन कारणों से आ रही है, इसके पीछे किसका हाथ है, चाहे वो बाहर वाले हों चाहे घर वाले हों। तो ये स्मार्ट निवेश कर कौन रहा है ये हम समझेंगे और समझने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं संदीप ग्रोवर साहब हमेशा की तरह। तो सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी। तो सर पहला सवाल वही कि आखिर ये तेजी बन क्यों रही है और कब से बन रही है? बिल्कुल, और इनफैक्ट सवाल ये भी है कि अब स्मार्टली कैसे निवेश किया जाए बाजार में। स्मार्ट मनी कहाँ पे जा रही है, यही चीज़ें हैं जो कि हर किसी के जहन में है, क्योंकि कुछ लोग पछतावे में भी है। जैसे आपने कहा ना, तेज़ी बहुत होगी पिछले 3 महीने से, प्रिसाइसली आप देखेंगे 3 महीने से कम समय में इनफैक्ट ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। 7 अप्रैल के आसपास बाजार का लो लगा था, वहाँ से सेंसेक्स ऑलमोस्ट 12,000 पॉइंट और 4,000 पॉइंट के आसपास की तेज़ी निफ्टी में बन गई। हम 22,000 के नीचे भी चले गए थे। आई थिंक 743 ये हमारा हाई था। तो ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट की तेज़ी हमने निफ्टी पर बनती हुई देख ली। 12,000 सेंसेक्स चल गया। काफ़ी लोग पछतावे में हैं क्योंकि मिस हो गई उनसे ये बस कैश में बैठे हुए थे। 7 अप्रैल वही दिन था रोहित भाई, आपको याद होगा, जब टैरिफ की डेडलाइन आ रही थी सामने। 9 अप्रैल को लग जाएंगे टैरिफ, लग जाएंगे। फिर वो 3 महीने के लिए 90 दिन के लिए आगे बढ़ा दी गई वो डेडलाइन। अब वो 9 जुलाई को हमारे सामने आ रही है जो, तो वो डेडलाइन जो 90 दिन आगे बढ़ी, पकड़ ली बाजार ने, रफ्तार पकड़ ली। और उस रैली में बहुत सारे लोगों ने जो कैश पर बैठे हुए थे ये रैली को मिस भी किया है। तो अब 2 ट्रिगर्स हमारे सामने, एक तो 9 जुलाई की डेडलाइन है और दूसरा पहली तिमाही के नतीजे। उससे पहले बाजार में स्मार्टली पैसा बन चुका है, बहुत शानदार रैली आ चुकी है। तो जिन्होंने बना लिया वो तो मौज कर रहे हैं, अब इंतज़ार होगा कि ट्रम्प साहब क्या कह दें। लेकिन हाँ, जो मिस कर गए उन्हें थोड़ा अफसोस तो ज़रूर हो रहा होगा सर, क्योंकि बाजार वैसे भी रिग्रेट से भरा हुआ है। मैंने ये जल्दी तो बेच है। दिया, थोड़ा पहले ले लेता, बाद में बेच देता। वो तो जाहिर तौर पर होता है सर, जो रोज रिग्रेट बाजार ऊपर चढ़ जाए और आपने पहले बेच दिया तो यार काश थोड़ा रुक जाता तो बेहतर होता। तो ये सिचुएशन हर किसी के सामने आती होगी, जाहिर तौर पर बिल्कुल आती होगी। लेकिन सर इसके पीछे कारण क्या है? मतलब क्या बाहर वाले बाजार को बूस्ट कर रहे हैं, क्या घर वाले बैठकर ही लगा हमारे रहे हैं? घरेलू भी कम नहीं है, ऐसी बात ये नहीं तो है। बात मतलब सही है। 7 अप्रैल 7 अप्रैल वो हमारी जो डेडलाइन थी, जब वो 90 दिन के लिए आगे बढ़ी, तो वही एक ट्रिगर पॉइंट बन गया। और उसके बाद जो लिक्विडिटी, जो पैसा भर भर के लोगों के पास है, DIs के पास भी, FIs के पास भी, बीते 4 महीने से आप देखेंगे तो FIs DIs की खरीदारी इस कदर हुई है कि सेंसेक्स निफ्टी 4 महीने से लगातार पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। और आप DIs का देखिए तो 4 महीने के समय में उन्होंने करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। भाई 26,000 करोड़ की SIP आ रही, कल भी हम बात कर रहे थे, हर महीना उससे ज़्यादा ही नंबर है तकरीबन। तो ऑलमोस्ट, मैं कल भी आपको कैलकुलेशन बता रहा था, ऑलमोस्ट हर दिन 2,000 करोड़ रुपए बनते हैं जितने ट्रेडिंग सेशन होते हैं, क्योंकि 8 दिन तो बाजार खुलता नहीं है, तो 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं महीने में। तो उस लिहाज से इतना पैसा तो SIP के थ्रू आ रहा है, बाकी नहीं मैं बोल रहा हूँ। जो लमसम से आता है, लमसम से आता है वो अलग है। तो मोटा मोटी कुछ 2000 के आसपास, 2000 करोड़ के आसपास DIs के पास रकम बचती है। बाहरी भरकम निवेश करें, वो रखेंगे क्या यार, मतलब अपने पास रखे क्या करेंगे? पैसा तो बाजार में आएगा। FIs लगातार पिछले 3 महीने से आप देखिए खरीदारी कर रहे हैं। देखिए अक्टूबर में जब सितंबर में हाई लगा था, सितंबर 2024 में, उस समय उन्होंने ऑलमोस्ट 95,000 करोड़ रुपए की बिकवाली करी थी अक्टूबर महीने, पिछले 2024 की बात करें। उसके बाद से आप देखिए तो दिसंबर एक महीना आया था जहाँ पे वो थोड़ा रुके थे, 15,000 15,500 करोड़ की खरीदारी करी। जनवरी, फरवरी, मार्च, तीनों महीने इन्होंने बिकवाली करी। हालांकि मोमेंटम धीरे धीरे नीचे आता गया बिकवाली का। अब आप देखिए अप्रैल, मई, जून, अब जो मोमेंटम है वो खरीदारी की तरफ बढ़ रहा है। थोड़ा जून में ठंडे पड़े हैं, ये बीच में कुछ दिन इन्होंने बिकवाली भी करी, लेकिन फिर भी 14,590 करोड़ रुपए की खरीदारी जून के महीने में भी बनी। तो 3 महीने से लगातार FIs खरीदारी कर रहे हैं। DIs पिछले 4 महीने में 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं। तो लिक्विडिटी, जो पैसे का फ्लो है ना मार्केट में, वो बाजार को ऊपर की ओर ड्राइव करता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट मिल रहा है वहाँ से। दैट्स ग्रेट। सर क्या ये जो तेजी इस समय दिख रही है, बनी हुई है, इस पर कुछ एक्सपर्ट्स भी अपनी कुछ बातें रख रहे हैं खास? बिल्कुल, एक ना JM फाइनेंशियल की रिपोर्ट आई, वो कह रहे हैं कि बाजार को लिक्विडिटी से सहारा मिल रहा है। जैसे हम आपको बता भी रहे हैं, 26,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की SIP है, तो उससे DIs के जो फ्लोज हैं वो बहुत मजबूत हैं। और मई में आप देखेंगे ना तो म्यूचुअल फंड्स के पास 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की नकदी थी, कैश पर बैठे थे वो। 2,000 करोड़, 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा, 2 लाख करोड़, वाह। तो
और मार्च के बाद से आप देखिए तो एफआईएस का रुझान भी पॉजिटिव हुआ। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के अगर आप देख लेंगे ना तो बाजार के लिए एक बड़ा थम्स अप आता हुआ दिखा है। तो उसी का इम्पैक्ट आप देखिए मार्केट में पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखा है। एफआईएस डीआईएस दोनों मिलकर अगर खरीदारी करेंगे तो फिर आप समझिए खेल बड़ा होगा जो कि दिखाई दे रहा है और आगे वेल नोज। खैर तो सर बाजार की वैल्यूएशन कुछ बन रही है तगड़ी सी बन रही वैल्यूएशन को है? लेकर पहले भी एफआईएस ने जब बेचा था ना सितंबर में तो वैल्यूएशन की वजह से ही बेचा था। अब फिर से वैल्यूएशन को लेकर दुगदुगी मच रही। कल भी जब हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात कर रहे थे मैंने कहा था कि महंगे नहीं है तो सस्ते भी नहीं है, रीजनेबल है। रीजनेबल। मैंने नहीं कहा था कि मिड कैप स्मॉल कैप एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सस्ते हैं। महंगे नहीं है पर सस्ते भी नहीं है, रीजनेबल रेट पर हैं और कुछ कुछ जगह तो रीजनेबल से ज़्यादा भी वैल्यूएशंस हैं, ऐसा इंडिकेशंस देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ आपका मनी फ्लो यानी कि आपकी लिक्विडिटी, जो पैसा आ रहा है, गश ऑफ लिक्विडिटी है मार्केट में वो, और दूसरी तरफ आपके फंडामेंटल्स। तो एक तरफ आपका पैसा शेयरों को ऊपर लेके जा रहा है, दूसरी तरफ आपके जो फंडामेंटल्स हैं उसके बीच में जो अंतर है, जो डिस्कनेक्ट है ना, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है जी। वो जो डिस्कनेक्ट है वो थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर रहा है, बीट लार्ज कैप, बीट स्मॉल कैप, बीट मिड कैप, सब में ही है ये। मैं फिर कह रहा हूँ अगर महंगे नहीं है तो सस्ते भी नहीं है वही चीज़ आप देखिए फिर से वापस आ गई है। तो जो औसत वैल्यूएशन है ना, जो एवरेज है, जिसको मीन भी कहते हैं, मीन से एक पायदान ऊपर है। तो आप टॉप पे नहीं है लेकिन बॉटम पे भी नहीं है, और जो बीच में एवरेज जहाँ पे ना उससे एक हल्का पायदान ऊपर है और कहीं कहीं उससे ज़्यादा भी है। तो सस्ते तो नहीं है, मैं नहीं कह रहा महंगे हैं, सस्ते भी नहीं है। तो जो आपको सस्ती अट्रैक्टिव चीज़ें दिखती है ना वो वाला वो नंबर कम है या वो फिर अपॉर्चुनिटीज़ कम है बाजार में, गिवन द फैक्ट कि पिछले 3-4 महीने में आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मूव कर चुके हैं। तो उत्साह बहुत है, यूफोरिया बहुत है मार्केट में, हम गंग हो हैं मार्केट में, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट जो है वो कॉशियस रहने की, सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं कि बह ना जाएं आप कभी इस लिक्विडिटी के फ्लो में। अक्सर लोग करते हैं यही पर। कल भी मुझे याद है, कल अंशुल जी के साथ मैं शो कर रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि फैग एंड पे हैं हम तेजी के। तो अब पता नहीं यहाँ पे रुके, कंसोलिडेशन में जाएं या फिर थोड़ा नीचे करेक्शन हो जाए। तो करेक्शन होने के बाद बाजार जब ऊपर आएगा तो आप अपना पैसा रिकवर करने के बजाय पैसा बनाने की कोशिश कीजिए ना, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाजार में गिरावट होने कोई दिक्कत की बात है। करेक्शंस आर ऑलवेज हेल्दी फॉर द मार्केट्स। बाजार जब भी नीचे गया वहाँ से ऊपर ही आया, स्ट्रांगली बाउंस बैक किया। बहुत इवेंट्स हैं, मतलब बेतहाशा आपके पास एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपको हर दिन पैसा बाजार में बनाने आते हैं तो उस लिहाज से आपको पैसा बचा के रखना चाहिए, जिसको कैपिटल प्रिजर्वेशन कहते हैं। इंट्राडे वाले समझते कम है पर शायद तो पैसा बचा कर रखिए। और आपके सामने देखिए अब जो टैरिफ डेडलाइन है, Q1 के जो अर्निंग्स है वो उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, दारमदार उसी के ऊपर है। तो उससे पहले जो है ना आपकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हैं उनको आप ट्रिम डाउन कीजिए, थोड़ा नीचे लेकर आइए, म्यूटेड रखिए उनको। वैसा मत सोचिए कि पिछले 2-3 साल में जो हुआ है या पिछले 2-1 सालों में जो मार्केट ने रिटर्न डिलीवर किए हैं वैसा आपको अगले 5 साल में देखने को मिलेगा, उसकी गुंजाइश कम नज़र आती है, क्योंकि हम बहुत तेज़ी से चल चुके हैं। तो वैसे ही रिटर्न आपको बाजार में देखने को मिलेंगे, तो वो गुंजाइश कम नज़र आती है। फिर मैं कह रहा हूँ वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, इसीलिए एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि री रेटिंग की संभावना कम है। री रेटिंग मतलब यहाँ से बहुत तेज़, बहुत जल्दी हम चलते हुए दिखेंगे। तो मैं नहीं कह रहा महंगे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ भाई नीचे कमेंट करने वाले आ जाते हैं, महंगे नहीं है लेकिन आप सस्ते भी नहीं हैं। इसलिए अपने आप को थोड़ा ट्रिम डाउन कीजिए, एक्सपेक्टेशंस को अपनी मोल्ड कीजिए आप, और री रेटिंग की संभावना नहीं है ऐसा एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं। या तो हाई सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट, मोटा मोटी 10% के आसपास के रिटर्न्स की आप गुंजाइश रखिए, ऐसा कोटक एएमसी के जो नीलेश शाह जी हैं वो कह रहे हैं। जी, तो सर ने ना बहुत जोर दिया है इस बात पर, जो आपको नोट भी करनी चाहिए कि महंगे नहीं है पर सस्ते भी नहीं है, इसलिए आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है, जो कि और एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं इसी चीज़ के ऊपर, सेम चीज़ आपको कही जा रही है। तो जाहिर तौर पर निवेश करें तो थोड़ा सोच समझ कर। अब क्योंकि बात निवेश की हो रही है तो सर ये स्मार्ट निवेश, अभी आप शुरू में एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्ट मनी वाला, तो बेसिकली अब करना क्या चाहिए? देखिए, अब इंट्राडे वाला बोलेगा क्या है यार ये एलोकेशन वगैरह, मुझे ही समझ नहीं आता, लेकिन बाजार में तो हर तबके का आदमी बैठा है, मीडियम टर्म वाला भी, लॉन्ग टर्म वाला भी। तो जो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म वाला है, जो पैसा लगा के भूल जाता तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा वेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं, होल्ड करते हैं, फिर पैसा बनाते हैं, उनके लिए एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है।
आज का जो मंजर है ना, जो अभी सिचुएशन है मार्केट में, एसेट एलोकेशन इज द की, या बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एसेट एलोकेशन में इक्विटी इज जस्ट वन साइड ऑफ द स्टोरी। तो इक्विटी के अलावा आपको बाकी जो एसेट क्लासेस हैं ना, उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। तो पूरा पैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इक्विटी में मत लगाइए, बाकी जो एसेट क्लासेस हैं उनको भी एक्सप्लोर कीजिए। ये समय 100% इक्विटी वाला नहीं है। बाजार बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब कुछ, ये नहीं कह रहा हूं मैं लेकिन पूरा पैसा बाजार में मत लगा के रखिए, डाइवर्सिफाई You have to कीजिए। be diversifying and exactly. तो उसमें आप इक्विटी के साथ साथ डेट में पैसा लगाइए, कमोडिटीज में पैसा लगाइए, गोल्ड एग्जांपल है, सिल्वर एग्जांपल है, प्लेटिनम आज नया एक ऑप्शन खुल के आ गया, रियल एस्टेट में आप पैसा लगा के रखिए, डाइवर्सिफाई करके रखिए। रीट्स भी हैं आपके पास, इन्वेट्स हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, AIFs हैं आपके पास, ETFs हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्रीशियस मेटल्स हैं। तो आप इन जगह भी पैसा लगा के रखिए। डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू ओनली इक्विटीज। जी, सिर्फ शेयर बाजार पर ही फोकस ना कीजिए, 100% शेयर बाजार में पैसा ना रखें। दिस इज नॉट द पॉइंट वेयर इन यू शुड बी 100% इन्वेस्टेड और ओनली इन्वेस्टेड इन इक्विटीज, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो अपने आप को बाकी एसेट क्लासेस में भी डाइवर्सिफाई कीजिए, खोलिए थोड़ा सा दिमाग को अपने। ये थोड़ा समझने वाली बात है कि डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। ये तो सर आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि अगर सिर्फ एक चीज़ पे अगर आप टिक के रह गए तो लुटिया डूबने के चांस ज़्यादा होते हैं। उसमें काउंटर पता क्या होता है, अरे है ही इतना, क्या करें, बाजार में लगाने लायक नहीं, कहाँ से रियल एस्टेट, कहाँ से बुलियन ले ले यार, आप बड़ी बड़ी बातें बोलते हो बैठ के। ये बात भी सही है भाई, ऐसा नाराज़गी भी ना रखें। हमारा काम है सलाह देना, आप पे जितना है वही है कि जितनी चादर है उतने पैर पसारी, पर थोड़ा सोच समझ के पसारी। हाँ। सर ये नेगेटिव रिटर्न वाला हिसाब भी इसमें कुछ है, मतलब पिछले कुछ टाइम पीरियड के अंदर, कुछ सालों में, या कैसा हिसाब? देखिए अब हम बैठे हैं जुलाई में, हाँ, पिछले 4 महीने से लगातार पॉजिटिव है हम, बढ़िया चल रहा है सब। ठीक है। अब जुलाई का जो हिस्टोरिक रिटर्न बताता है ना कि हिस्टोरिकली जुलाई इज गुड फॉर द मार्केट्स, अच्छा है। 15 साल का डेटा आपके सामने, 15 में से केवल 4 बार ऐसा हुआ है कि बाजार नेगेटिव बंद हुआ है जुलाई के महीने में। ओके, मतलब 15 में से 11 साल जुलाई का महीना बाजार के लिए पॉजिटिव रहा है। ये आंकड़े आपके सामने हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये रिटर्न्स आपके सामने हैं, रिटर्न्स बता रहे हैं। और ये जो 4 साल है ना, ये कब कब हुआ है वो भी आपको बताता हूँ, 11, 12, 13 और 19, बस। बाकी तमाम साल आप देखिए, एवरेज जो रिटर्न बैठता है ना जुलाई महीने का पिछले 15 साल का, वो 3.5% के आसपास बैठता है। मतलब हाँ, मिश्रण करके मिश्रण डिवाइड करने के बाद केवल 4 ही साल ऐसे हैं जब आपको बाजार में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। अब बड़ा सवाल आता है, भाई तुमने इतना ज्ञान दे दिया कि मार्केट में कॉशियस रहिए, दूसरी तरफ कह रहे हो कि जुलाई अच्छा रहेगा, 9 जुलाई की डेडलाइन, खुदा ना खास्ता अगर कुछ खराब नहीं हुआ, पॉजिटिव आ गया, वैसे खुदा ना खास्ता नहीं कहना चाहिए, अगर पॉजिटिव हो ही गया तो बाजार में अच्छे रिटर्न बनेंगे। फिर यार ऐसा तो है नहीं कि आप कह नहीं रहे कि पैसा मत लगा के रखिए, बाजार में निवेशित तो रहना है, फिर कहाँ पैसा लगाना है। ये सबसे बड़ी बात। एसेट एलोकेशन भी सीख लिया, डाइवर्सिफिकेशन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन इक्विटी वाला पोर्शन क्या है, उसमें कहाँ पे पैसा लगा के रखें, किन सेक्टर्स में निवेश करें। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक तो फाइनेंशियल्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल, जो आपके इंश्योरेंस हुआ, जो BFSI वाला पूरा तबका है, वहाँ पे फोकस रखिए। CRR कट हुआ, हमने RBI के रेपो रेट्स भी देखे हैं, कट हुए हैं, तो फाइनेंशियल्स पे आप फोकस रखिए। बैंक्स हुए, NBFCs हुए, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इंफ्रा फाइनेंसिंग वाली कंपनी, जिसको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कंपनीज भी कहते हैं, उनके जो नॉर्म्स ईज ऑफ किए गए हैं प्रोविजनिंग के, उनको भी आप चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं। ऐसे सेक्टर्स जो अभी तक परफॉर्म नहीं किए हैं या जिन्होंने इस साल अब तक अंडर परफॉर्म किया है, उन स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, उन सेक्टर्स पे फोकस कीजिए। उसमें IT एक एग्जांपल है। डोमेस्टिक इकोनॉमी या कंजम्पशन ड्रिवन जो सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। ऑटो पे फोकस कीजिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल पे, वाइट गुड्स जो हैं उनके ऊपर आप फोकस कीजिए। केमिकल सेक्टर 2 साल से डाउन साइकिल में है, उसके ऊपर आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स हुआ, इंफ्रा हुआ, ये कुछ पॉकेट्स हैं, थीम्स हैं जो कि ज़्यादा नहीं चली हैं, इन पर आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर। पता है अभी आप जब साल का हिसाब बता रहे थे कि ये 4 साल को छोड़ के बाकी सब बढ़िया रहे, तो मेरे दिमाग में आया था कि लोग कहीं न्यूमरोलॉजी का हिसाब लगाने ना बैठ जाए कि इन 4 साल में ऐसा क्या हुआ है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि सब गड़बड़ा हुआ। जहाँ आंकड़ों की बात आती है ना, वहाँ न्यूमरोलॉजी लोग लगाते हैं। आजकल तो नाम में भी लगाने लगे हैं लोग। अरे सही में, एक ए हटा दो बढ़िया हो जाएगा, एक बढ़ा लो, एक हटा लो, आई हटा दो, ए हटा दो। मुझे समझ नहीं आया, मैं सोच रहा हूँ एक आधा अपने नाम में से OA हटाकर देखूं क्या हो जाए। वही कृपा रुकी हुई है वही कृपा रुकी हुई है। तो खैर बाजार में तेजी बनी हुई है, मूड माहौल काफ़ी अच्छा है पिछले 4 महीने से, और सर ने पूरे 15 साल का हिसाब किताब भी थोड़ा आपके सामने रखा है। चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं, और जो इम्पोर्टेंट बात जो सर ने सबसे ज़्यादा जोर दी है
कि महंगे नहीं है पर सस्ते भी नहीं है, सही सर? बिल्कुल। तो कॉशियस रहने की ज़रूरत है, पर सोच विचार आपकी अपनी समझ पर डिपेंड करता है कि आप जब लगाएं तो कहाँ और कैसे लगाएं। बाकी तो सर डिस्क्लेमर, वित्तीय सलाहकार की राय के बिना बिल्कुल बिल्कुल। कोई काम कोई कदम अच्छा, ना इसी पे उठाएं। ही पकड़ लेते हैं। अरे अगर आपको नहीं बताना तो फिर अगर हमें फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है तो फिर आप क्या बताने के लिए आए हैं? भाई हमारा काम है आपको फैक्ट्स बताने, आपको रूबरू करवाना पिक्चर से कि क्या रियलिटी है, क्या आंकड़े बता रहे हैं, वो आप सब कुछ जान के रखिए कि हो क्या रहा है बाजार में। थोड़े से अपने आप को ब्रॉडर पिक्चर को भी ध्यान में रखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी देखिए, कुछ किताबें पढ़िए, सब कुछ करिए, और ये भी देखिए कि बाजार में हो क्या रहा है। 7 अप्रैल को वो हुआ जी, डेडलाइन खत्म होगी, 3 महीने के लिए, 90 दिन के लिए बढ़ गई आगे, उसके बाद वापस आ गई डेडलाइन हमारे सामने। तो जो 3 महीने का जो चक्र चला था बाजार में, उसमें क्या क्या हो गया उसको ध्यान में रखिए। अब उन सेक्टर्स पे आ जाइए ना जो नहीं चले हैं। बिल्कुल। तो अब जो डेडलाइन आ रही है ना, उसके बाद थोड़ा ध्यान से चीज़ें करने की ज़रूरत होगी। खैर फिलहाल हम जो अपने इस सफ़र को, इस वार्तालाप को यहीं रोकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू इस चीज़ पे लोगों का ज्ञान वर्धन करने के लिए। और ज्ञान तो है हमारे पास, और है ही क्या। बस वही है और वही हम आपको दे सकते हैं, और बाकी चीज़ें हम आप पे छोड़ देते हैं कि आप अपना कितना ज्ञान बढ़ा रहे हैं और आगे क्या कुछ कर रहे हैं अपने शेयर बाज़ार में, अपने पोर्टफोलियो को लेकर। खैर फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नई मुद्दे पर चर्चा के लिए, वो भी जल्द मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।